हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2022 में केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, और इसमें हर एक वीडियो में लगभग हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, और इस तरह से जब तक आप लोग का 12th का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक हम ऑब्जेक्टिव को इकट्ठा करेंगे और इस तरह से हम वीडियो को अपलोड करते रहेंगे यूट्यूब पर। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आपके पास पहले ही पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं वो सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री से करेंगे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करेंगे। ठीक है, अभी ऑर्गेनिक से नहीं करेंगे, सिर्फ फिजिकल से करेंगे और इनऑर्गेनिक से ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, ज़्यादा चांस है कि पहले फिजिकल से ख़त्म करेंगे, फिजिकल से ऑब्जेक्टिव कर लेने के बाद हम लोग इनऑर्गेनिक का ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ऑर्गेनिक का ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, तो अभी ज़्यादातर चांस है कि आपका फिजिकल से करेंगे और कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन बेरवादार ठोस है। देखिए, बेरवादार जो ठोस होता है उसे हम अक्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में हम लोग एमॉर्फस सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एमॉर्फस सॉलिड वो होते हैं जिनमें उनके अवयवी कण बिना किसी नियम से सजे होते हैं। ठीक है, और उसमें मैंने आपको बताया था कि बेरवादार ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस का कुछ एग्जाम्पल दिया था। जैसे मैंने बताया था कि बेरवादार ठोस का एग्जाम्पल हो गया आपका प्लास्टिक हो गया, उसके बाद मैंने बताया था कांच हो गया, उसके बाद मैंने बताया था रबर हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि कौन सा बेरवादार ठोस है। तो हीरा क्या है, रवादार ठोस है यानी क्रिस्टलीय ठोस है। ग्रेफाइट भी क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। नमक भी आपका क्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन रबर जो है अक्रिस्टलीय ठोस है यानी कि बेरवादार ठोस है। ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, डी। ठीक है, डी यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस इनमें से कौन होगा, तो रबर एक अक्रिस्टलीय ठोस है, अर्थात यह एक बेरवादार ठोस है, यानी कि इसका सही ऑप्शन हैगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है वो है क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं। देखिए, क्रिस्टल तंत्र को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्रिस्टल सिस्टम, यानी क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को ये याद रहता है कि यार हम लोग को सर ने बताया था कि 14 टाइप्स के क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, और वो बच्चा फटाक से ऑप्शन ए मार देता है, क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, और उसने फटाक से मार दिया कितना, 14 होता है। लेकिन एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्रिस्टल सिस्टम 14 प्रकार के नहीं होता है, बल्कि ब्रेभस जालक 14 प्रकार का होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान देंगे। क्रिस्टल तंत्र जो यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में जो लिखा है क्रिस्टल तंत्र, तो क्रिस्टल तंत्र यानी कि क्रिस्टल सिस्टम 7 प्रकार के होते हैं, जिसको मैंने आपको क्लास में खूब बढ़िया तरह से याद करवा दिया था, जिसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स में याद किए थे। चटोर HMT याद भी होगा, चटोर HMT के द्वारा आप लोग को याद करवाया गया था, और वहाँ पर बताया गया था कि क्रिस्टल तंत्र यानी क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कितना, ऑप्शन हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, यानी कि 7। क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर तीसरा क्वेश्चन देखा जाए तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि ब्रेवस जालक 14 होते हैं। कितने होते हैं ब्रेवस जालक, 14। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि ब्रेवस जालक कितने होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन दे दिया है, सही है, और पहला ऑप्शन क्या है, 14 है। ठीक है, तो ब्रेवस जालक की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि अभी तक आपको 3 क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आप सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में एक ऑब्जेक्टिव का कॉपी भी बना सकते हैं। ठीक है, और उस कॉपी पर भी इसको अच्छा से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि लिखने से याद भी हो जाता है। ठीक है, ऐसे मैंने आपको पहले समझा दिया है, ये तो आप समझिए कि एक रिवीजन चल रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग क्लास में अच्छी तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं, अच्छी तरह से। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पर इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन।
चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। चौथा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली के बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं SPM, यानी कि फुल फॉर्म हो गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एस से सेमी, पी से परमिएबल और एम से मेम्ब्रेन। ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, तो अर्धपारगम झिल्ली से प्रसरण क्रिया में कौन सा कण बाहर निकल सकता है, मतलब अर्धपारगम झिल्ली को कौन पार कर सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि अर्धपारगम झिल्ली से सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु ही पार कर पाता है, विलेय के नहीं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग विलियन चैप्टर के अंदर पढ़ा है, चाहे तो आप कॉपी में जा करके फिर से इसको देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको अर्धपारगम झिल्ली का मतलब लिखवाया था कि वैसा झिल्ली जिससे होकर सिर्फ विलायक के अणु ही पार करे या निकलता हो, उसे हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है विलेय के अणु, दूसरा है विलायक के अणु, ठीक, तीसरा है जटिल आयन और ऑप्शन डी है सरल आयन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन मेरा कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, विलायक के अणु। ठीक है, विलायक के अणु जिस झिल्ली से विलायक के अणु निकल पाते हैं वो आपका होता है अर्धपारगम झिल्ली। यानी अर्धपारगम झिल्ली से सिर्फ विलायक के अणु ही बाहर निकल पाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा सही, बी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आ जाए कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग देखते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, डी। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ऑप्शन एक दिया है, ऑप्शन बी 4 दिया है, ऑप्शन सी 3 दिया है और आपका ऑप्शन डी 7 दिया है। तो इस तरह से शुद्ध जल का पीएच मान चूंकि 7 होता है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, मेरी बात समझिए। ठीक है, आप लोग इसको सोने के समय इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, जैसे आप लोग फिल्म देखते हैं या गाना सुनते हैं, इस तरह से आप केमिस्ट्री की तैयारी कीजिए। हम इस तरह से आपको 2-2 दिन बीच करके या एक दिन बीच करके मैं वीडियो डालता रहूँगा, लगातार डालूंगा। ठीक है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जब भी सोने जाइए या मतलब आराम से बैठे हुए तो इस वीडियो को आराम से देखिए। और ऑब्जेक्टिव इस तरह से क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में 50% यानी कि 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसलिए आप इसको ऑब्जेक्टिव को देखते रहिएगा तो आपको याद रहेगा। याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आपका पांचवा क्वेश्चन हो गया कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। तो ऑप्शन डी सही हो गया। छठा क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, देखिए मैं आपको बता दूं कि टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन में पाया जाता है। टिंडल प्रभाव किस में पाया जाता है बाबू, कोलाइडी विलयन में पाया जाता है। यह वास्तविक विलयन यानी कि विलयन में भी नहीं पाया जाता है, और ना ही ये अवक्षेप में पाया जाता है, और ना ही ये वाष्प में पाया जाता है। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव बोला है कि किस में पाया जाता है, तो यहाँ आपका ऑप्शन सी दिया है कोलाइड में, जो कि आपका क्या है, सही है। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन क्या है, सही है। टिंडल प्रभाव कोलाइड में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, ऑप्शन बी दिया है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या के बराबर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो मैं आपको क्लास 11th में पढ़ाया हुआ हूँ कि परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होता है वो आपकी न्यूट्रॉन की संख्या के और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके परमाणु के नाभिक के अंदर होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योग को परमाणु द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम आप यहाँ पर क्या कर दिया, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी को ओके कर देते हैं। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन क्या है, सही है। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है n+p के। ठीक है, यानी न्यूट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर। तो इस तरह से हम बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ। अनुसंख्यक गुणधर्म किसी विलयन का वह गुणधर्म होता है जो विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। ठीक है, और उसमें आपको बताया गया था कि अनुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपको बताया गया था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा था क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा था हिमांक का अवनमन और चौथा था प्रसरण दाब।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए तो एक 3 ऑप्शन तो आपका मैच कर जा रहा है, लेकिन चौथा जो ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन जो सी है, यानी कि प्रकाशिक सक्रियता, प्रकाशिक सक्रियता, ये साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि ये अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता है। तो इस तरह से ये आपका ऑप्शन सी, यानी कि जो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन के अनुसार आपका ऑप्शन सी कौन होगा, सही होगा, क्योंकि प्रकाशिक सक्रियता अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। ठीक है, जो 9th नंबर क्वेश्चन है, यानी कि जो 9वां क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, जो मैंने आपको नहीं बताया था कि जो गाना याद करवाया था, लेके 12 सरदार का नाम मंगा लो मनोरंजक जानकर, उसी पर ये क्वेश्चन आधारित है। मैंने उसमें आपको बताया था कि जो तत्व नीचे होते हैं गाना में, जो भी गाना में जो भी इलेक्ट्रोड बाद में आते हैं, यानी कि लास्ट में आते हैं, वो अपने से ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ही कहा गया है कि जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसे अवकृत नहीं करेगा। ठीक है, तो नीचे वाले अपने ऊपर वाले को क्या कर सकता है, अवकृत नहीं कर सकता है। नीचे वाला अपने उससे ऊपर वाला जो भी एलिमेंट है उसको रिड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन अपने से ऊपर आने वाले जो भी धातु हैं उसको अवकृत नहीं कर सकता है। मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो हाइड्रोजन के ऊपर इनमें से आने वाला कौन सा तत्व है। ठीक है, तो याद कीजिए, लेके 12 सरदार का नाम मंगा लो मनोरंजक जान कर, फिर यानी कि लोहा, फिर सीडी कोई नहीं सुने पंजाब है। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर Fe आ रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि ये हाइड्रोजन के ऊपर आने वाला तत्व है। ठीक है, बाकी जो तीनों एलिमेंट हैं वो नीचे आता है। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी गाकर सुना देता हूँ, लेके 12 सरदार का नाम मंगा लो मनोरंजक जानकर, फिर सीडी कोई नहीं सुने पंजाब है। उसके बाद देखिए क्यों, यानी कॉपर, ऑप्शन ए आ गया, हाइड्रोजन का नीचे है। क्यों आई आज, ये एजी भी आ गया, क्योंकि बिहार पटना, और ये भी आ गया, यानी ये सभी हाइड्रोजन के नीचे हैं। एक Fe+3 आयन था जो कि हाइड्रोजन से ऊपर आया है, यानी गाना में जो पहले आया है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, Fe+3। ठीक है, Fe+3 को हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन नीचे है और Fe ऊपर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है बाबू। आपका 10वां नंबर क्वेश्चन ये है कि सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये पढ़े हुए हैं कि वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब चलिए ऑप्शन में खोजते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। ऑप्शन पहला है विद्युत अपघटनी सेल, ये तो होगा नहीं, क्योंकि विद्युत रासायनिक सेल सही ऑप्शन है। दूसरा है गैल्वेनिक सेल, ऑप्शन सी है सभी, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है, या फिर सिंपल वे में आप ये कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल का एक अच्छा उदाहरण गैल्वेनिक सेल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका सबसे अच्छा उत्तम ऑप्शन बी होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। यानी कि हम यहाँ पर ऑप्शन कौन सा क्लिक कर देंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले सेल को हम लोग क्या कह सकते हैं, गैल्वेनिक सेल कह सकते हैं। इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11th नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये हम आपको केमिकल काइनेटिक्स में करा चुके हैं कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस ये जब प्रकाश की उपस्थिति में ये जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करता है। ठीक है, और ये जो अभिक्रिया की कोटि है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो यहीं पर आपका क्वेश्चन यही पूछा है कि ये किस कोटि की अभिक्रिया है, तो इसमें आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको ऑप्शन बी को क्या कर दे, क्लिक कर दे, आपका बी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, यानी कि यह एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। ठीक है, तो 12वां नंबर आपका क्वेश्चन ये है कि अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा कौन होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, हालांकि मैंने इसको क्लास में भी बताया है चैप्टर नंबर 4 में, यानी केमिकल काइनेटिक्स में आपको बताया गया है।
ठीक है, कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोसीड अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं संक्रियन ऊर्जा। संक्रियन ऊर्जा ही अभिकारक की मिनिमम ऊर्जा होती है ताकि वो उसको प्रोडक्ट में बदल सके, उत्पाद में बदल सके। इस तरह से आपका इस सवाल का जवाब संक्रियन ऊर्जा होगा, अर्थात आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, बी यानी कि संक्रियन ऊर्जा क्या होगा, यह एक मिनिमम एनर्जी होगी, ये एक आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होगी जो अभिकारक के अणुओं को उत्पाद में बदल सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया सही संक्रियन ऊर्जा यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, आपका ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 30 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की अभिक्रिया करने की दर किस पर निर्भर करता है। उसमें आपका ऑप्शन दिया है परमाणु भार, ऑप्शन बी है समतुल्य भार, ऑप्शन सी है अनुभार और आपका ऑप्शन डी है सक्रिय भार। याद कीजिए केमिकल काइनेटिक्स में मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाया था, लॉज ऑफ मास एक्शन। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया की दर एक्टिव मास पर डिपेंड करता है, यानी कि सक्रिय भार पर डिपेंड करता है। इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही होगा, सक्रिय भार। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपका ऑप्शन डी को क्या कर देता हूँ, सही क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। अगर आपको ये सब कुछ अगर याद हो गया हो, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दे सकते हैं कि सर हमको याद हो गया है। टोटल आपको 20 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एक लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर हमको बताइएगा ताकि हमको पता चले कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर आपको याद हो जा रहा है यहीं पर तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना होगा, कोशिश कीजिए बताने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन ये पूछा है, बहुत ही आसान है, कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के कितने नियम हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये पढ़ाया है कि फैराडे ने विद्युत विच्छेदन के लिए 2 नियम दिया था, फैराडे का प्रथम नियम एवं फैराडे का द्वितीय नियम। इस तरह से फैराडे के विद्युत विच्छेदन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं, 2 नियम है। इस तरह से आप देखो तो आपका ऑप्शन पहला 5 दिया है, ऑप्शन बी 4 दिया है, ऑप्शन सी 3 दिया है, ऑप्शन आपका डी 2 दिया है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन 2 क्या है, सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15वां नंबर क्वेश्चन है आपका, पूछा है कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन लेक्चर में ही बताया है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सरफेस केमिस्ट्री से है। तो आपको मैंने बताया कि रासायनिक अधिशोषण एक विशिष्ट प्रकृति की गुण रखती है। ठीक है, तो इसमें यूनिलेयर बनता है, यानी कि मात्र एक लेयर बनता है। रासायनिक अधिशोषण में सिर्फ एक परत बनता है। इस तरह से देखा जाए तो आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर करेक्ट कर देते हैं। रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें बनती है बाबू, तो एक परतें बनती है। ठीक है, इस तरह से पढ़ते रहो। देखो तो हम इस बार भी छपरा जिला में पहला स्थान लाना है केमिस्ट्री में। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, 16 नंबर जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही आसान है, और ये क्वेश्चन है कि एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्लास 11th में बेसिक केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। ठीक है, कि एसटीपी पर किसी भी गैस की 1 मोल अगर आप लेते हैं तो उसका आयतन 22.4 लीटर होता है। कितना होता है बाबू एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन, तो 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन बी जो है उसमें दिया है 22.4 लीटर। इस तरह से मेरा ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। इसलिए मैं इसको अब यहाँ पर अभी क्या कर दिया है, उसका टिक कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। बोला है इसमें कि कॉपर का मुख्य अयस्क कौन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है CuFeS2, यानी कि FeS2, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया है, FeS2 होगा, यहाँ पर 2 नहीं होगा। ठीक है, CuFeS2। ऑप्शन बी है FeCO3, ऑप्शन सी है PbS और ऑप्शन डी है MgCO3। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि कॉपर का मुख्य अयस्क, यानी कि यहाँ पर जिसमें Cu है, यहाँ पर खास कर मतलब इसमें दिया हुआ है, एक ही चीज़ ही दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही है कि निम्न में से कौन प्रबल ऑक्सीकारक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सबसे लास्ट में आता है, यानी गाना में जो सबसे लास्ट में आता है वो आपका प्रबल ऑक्सीकारक होता है। और गाना गाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। लेके 12 सरदार का नाम मंगा लो मनोरंजक जानकर, फिर CD कोई नहीं सुने पंजाब है, क्यों आई आज होगी बिहार पटना और कल औरंगाबाद, फ्लोर यानी फ्लोरीन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सही हो गया, ऑप्शन आपका
ए सही हो गया क्योंकि फ्लोरीन ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि H2SO4 है। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। H2SO4 है या फिर दे देगा H3PO4 है या फिर दे देगा H3PO3 है, ऑप्शन दे देगा कि द्विभाषमिक है, एकल भाषमिक है, त्रिभाषमिक है। तो घबराना मत बबुआ जी, याद कीजिए मैंने आपको एन फैक्टर पढ़ाया था जब हम लोग इक्वालेंट वेट पढ़ रहे थे। एन फैक्टर अम्ल के लिए एन फैक्टर क्या होता है, जितना वो H+ दे देगा पानी में डालने पर, जितना H+ दे देगा वही उसका एन फैक्टर होगा। और अम्ल के लिए एन फैक्टर के लिए, जैसे अम्ल के लिए जो एन फैक्टर होगा उसको हम लोग भाषमिक शब्द से भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर अम्ल में अगर कोई अम्ल है जो एक H+ देता है तो एकल भाषमिक होगा, 2 H+ देता है तो द्विभाषमिक होगा। तो H2SO4 इसको जब आप जल में डालते हैं तो ये चोट्टा क्या करता है कि 2H+ आप प्लस SO4 पर 2 माइनस में टूट जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 H+ देता है, 2 H+ देता है ना बाबू। ठीक है, तो 2 H+ देता है यानी कि 2 H+ देता है, यानी ये द्विभाषमिक हो गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन कौन सही हुआ, ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया, ऑप्शन ए यानी कि द्विभाषमिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन। देखो बाबू, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकती हैं। ठीक है, इस तरह से मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। और अभी रात के लगभग 10:10 के करीब में हो रहा है। ठीक है, मैं आप ही के लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको एक लाइक करने में कोई कुछ जाता नहीं है। एक वीडियो देख लेने के बाद आपको अच्छा लगे तभी, ज़रूरी नहीं है अच्छा नहीं लगे तो लाइक मत कीजिएगा। ठीक है, लेकिन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगला क्वेश्चन यानी कि अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अरे कमेंट में आप अपना नाम लिखिएगा कि सर हमने पूरा वीडियो देख लिया, मेरा नाम ये होगा। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आने की भरपूर संभावनाएं हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि सल्फाइड एस्क का सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाता है। सल्फाइड एस्क का सांद्रण किया जाता है, आपका ऑप्शन है भर्जन द्वारा, ऑप्शन बी है फेन प्लवन विधि द्वारा, ऑप्शन सी है निस्तापन द्वारा और ऑप्शन डी है नॉट यानी कि इन नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं मेटलर्जी में कि सल्फाइड एस्को का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। इस तरह से हम देखें तो ये आपका ऑप्शन बी सही है, फेन प्लवन विधि। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे कि सल्फाइड एस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।